एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the chapter financial statements without adjustments। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली अकाउंटिंग का पहला मेजर स्टेप है। मीन्स जिसमें हम रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। रिपोर्ट कार्ड में तीन चीज़ें आती हैं। बेसिकली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड में हम देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है। सो रिपोर्ट कार्ड के लिए कंपनी की तीन चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड फिर बैलेंस शीट। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बताता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये पहला रिपोर्ट कार्ड ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा रिपोर्ट कार्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। इसको मैं बनाना अभी सिखाऊंगा। फॉर्मेट कुछ इस तरह से ही रहेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो फॉर्मेट इसका इजी है। सो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपने ये भी लिखना है जो भी कंपनी का नाम दिया, सपोज KMP इंडस्ट्रीज, पूरा लिखना है आपको साथ में। एज ऑन डेट भी दी होगी क्वेश्चन में, एज ऑन 31 मार्च सपोज 2020 दिया, ये पूरा लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। ये पहला रिपोर्ट कार्ड है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा रिपोर्ट कार्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बताएगा कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट है तो है क्या। सो फॉर्मेट यही रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मेट यही रहने वाला। इसमें सबसे पहले फॉर्मेट में हमारे को मीन सीक्वेंस वाइज चलेगा, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो सकती है जो भी इस फॉर्मेट के अंदर आएंगी। फिर ये जहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ख़त्म होगा उसके नीचे क्या शुरू हो जाएगी, बैलेंस शीट। सो पहला रिपोर्ट कार्ड ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा रिपोर्ट कार्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा रिपोर्ट कार्ड बैलेंस शीट। हमने यहाँ पे पूरा लिखना है, बैलेंस शीट ऑफ KMP इंडस्ट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2020, एज ऑन 31 मार्च 2020। हमारे को ये पूरा एज इट इज़ फॉर्मेट ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते तो मार्क्स कटेंगे। बच्चों को नॉर्मली आदत होती है वो सिंपल क्या लिख देते हैं, वो सिंपल बैलेंस शीट लिख देते हैं, आगे कुछ नहीं करते। इसके फॉर्मेट में क्या होता है, बैलेंस शीट में उस तरफ सारी लाइबिलिटीज़, इस तरफ सारे एसेट्स। लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फॉर्मेट याद रखिएगा। सो उस तरफ सारी लाइबिलिटीज़ आएंगी, इस तरफ सारे एसेट्स आएंगे। सो फॉर्मेट विल बी लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो मैं एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा कि ये बनाते कैसे हैं, ये बनाया कैसे जाता है। तो आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जो व्हाट्सएप पे आपको अभी आया होगा। तो उसमें आपको सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। हमारे को पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जोन सा मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है उसकी फ़ोटो देखिएगा। सबसे पहले दिया आपको ओपनिंग स्टॉक, तो आपने 2 ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, 2 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है कितने का, 10,000 का, यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिया। फिर अगली चीज़ क्या दिया, परचेज एंड सेल। तो मीन्स सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता ही है। मीन्स ये आपका फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आती है परचेज लेस परचेज रिटर्न, परचेज लेस परचेज रिटर्न। दूसरे नंबर पे ये चीज़ आती है, परचेज लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, याद रखिएगा। सो परचेज लेस परचेज रिटर्न में परचेज देखिए, फिर यहाँ पे हमेशा क्या होती है, सेल्स लेस सेल रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल रिटर्न।
इस तरफ हमेशा सेल लेस सेल रिटर्न ही रहेगा। परचेजेस देखिए कितनी दी है, 20,000 की। आपको जो सा क्वेश्चन भेजा है उसमें परचेजेस 20,000 की दी है, मैंने 20,000 लिख दिया। और परचेज रिटर्न देखिए दी हुई है। परचेजेस डेबिट होती हैं, याद रखिएगा, परचेजेस डेबिट होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज से सामान अंदर आता है। और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, क्योंकि परचेज रिटर्न से सामान बाहर जाता है। तो आपको अगली ही लाइन में परचेज एंड सेल रिटर्न भी दिया हुआ है। अगर परचेज का डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा, मीन्स परचेज रिटर्न यहाँ पे 1000 होगी। तो ये देखिएगा उसमें जो सा ट्रायल बैलेंस दिया ना क्वेश्चन में, मीन्स ये क्वेश्चन बैलेंस, ये सारी रिपोर्ट कार्ड बनती कहाँ से है, ट्रायल बैलेंस को देख के। सो ये रिपोर्ट कार्ड कंपनी ने बनाना है, ट्रायल बैलेंस को देख के रिपोर्ट कार्ड बनाना है। तो मीन्स उसमें देखिए परचेज का डेबिट बैलेंस होगा तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट वाला बैलेंस होगा। तो मैंने यहाँ पे अब माइनस को अकाउंट्स में ऐसे ब्रैकेट्स डाल के लिखते हैं, ऐसे माइनस का निशान नहीं डालते, ब्रैकेट्स का मतलब अकाउंट्स में माइनस होता है। तो यहाँ पे 19,000 आ गया। अब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट में 40,000 पड़ा है, देखो सेल्स वाला। और सेल का अगर क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल से सामान बाहर आउट होता है, तो सेल रिटर्न मींस सामान इन होता है बेसिकली। हमने सेल करा और हमारे को वो किसी को पसंद नहीं आया, उसने हमारे को वापस कर दिया। तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारी कंपनी में वो सामान बिका हुआ दोबारा से इन हो गया। तो सेल रिटर्न 2000 दिया हुआ है, देखो जरा क्वेश्चन देखेंगे तभी पता चलेगा। सो 38,000 आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमेशा क्या आता है लास्ट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ, यानी ये ऐसे ही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक फिर परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, ये कभी ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता, सेल लेस सेल रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखिए हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे या ऊपर दिया होता, ट्रायल बैलेंस के बीच में नहीं दिया होता। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9,000। तो जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर ना दियो, ट्रायल बैलेंस के बाहर दियो, वो दो जगह आती है। एक तो इधर आ गई ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, इसलिए हमने इसको एसेट साइड में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है तो इसीलिए हमने इसको एसेट साइड लिख दिया। कितना लिख दिया, 9,000। याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद हमारे पास परचेज सेल रिटर्न भी हो गया। अगला पॉइंट देखिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे को दो जगह दिया है, एक जगह डेबिट दिया, एक जगह क्रेडिट दिया। याद रखिएगा डिस्काउंट हमारा, यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं चल सकती है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने के बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म हो जाता है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देने। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास ये यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की शुरुआत है यहाँ से, मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस तक ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ नहीं रहती है, मींस वो खत्म हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। फिर अब हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट के बिना कोई प्रोडक्शन के साथ लिंक है डिस्काउंट का ना, डिस्काउंट का कोई लिंक नहीं है प्रोडक्शन के साथ, वो यानी वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। वो कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन या परचेज के साथ कोई लिंक हो, और डिस्काउंट का कोई प्रोडक्शन या परचेज के साथ कोई लिंक नहीं है, तो डिस्काउंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिस्काउंट आ गया। डेबिट वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, मींस डिस्काउंट डेबिट में जितना है। डिस्काउंट देखिए डेबिट में कितना है हमारे पास, डिस्काउंट है डेबिट में 1000। क्रेडिट वाला डिस्काउंट विल बी इनडायरेक्ट इनकम, वो मैं इस तरफ लिखूंगा। बाय इनडायरेक्ट इनकम्स इधर आती हैं, मींस वहां तक डायरेक्ट तक ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाता है। फिर इनडायरेक्ट के बाद हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट शुरू होता है। इनडायरेक्ट इनकम्स देखिए, डिस्काउंट जो सा क्रेडिट में है वो इनडायरेक्ट इनकम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट। और वो जो क्रेडिट में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में कितना है मेरे पास, वो डिस्काउंट 2000। क्रेडिट वाली तरफ इनकम होती है, डेबिट वाली तरफ एक्सपेंस होते हैं। सो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन में कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स। याद रखिएगा कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी साइड में कैसे लिखते हैं,
मीन्स ये लाइबिलिटी साइड की पहली चीज़ पता क्या होती है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। मीन्स याद रखना, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल, माइनस ड्राइंग्स प्लस, ये हमारी हमेशा पहले चीज़ यही रहेगी, प्लस एडिशनल कैपिटल। अब देखिए कैपिटल, कैपिटल कितनी दी हुई है हमारे पास, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट। डेबिट में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस, एसेट्स, और लाइबिलिटी सारी क्या होती है, क्रेडिट वगैरह। तो हमारे कैपिटल एंड ड्राइंग में जो से कैपिटल है वो क्रेडिट वाली है, तो कैपिटल है कितनी, 65,000, सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट। ड्राइंग्स डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। ड्राइंग्स कितनी दी है हमारे को क्वेश्चन में, देखिए ट्रायल बैलेंस में दी हुई है ड्राइंग्स हमारी, डेबिट वाली होगी ड्राइंग्स 5,000, तो यहाँ पे 5,000 ब्रैकेट्स में, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस वाली चीज़ हम ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब ज़रा आगे देखिएगा ध्यान से, कैपिटल एंड ड्राइंग्स भी हो गया। कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एसेट है और कैश हम सबसे एंड में लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट में, क्योंकि हम जोन सा एसेट्स कम लिक्विड होते हैं ना उनको सबसे नीचे लिखते हैं, याद रखिएगा, उसको मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। मींस यानी जोन से सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स है वो नीचे लिखते हैं। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम नीचे की तरफ लिखते हैं। जो उनसे लेट कैश में कन्वर्ट होते हैं उनको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। सो हमारे पास ये क्या हो गया, कैश, कैश हमारा नीचे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड ही आएगा पर नीचे होगा। जो चीज़ जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है वो नीचे आती है, और जो चीज़ लेट कैश में कन्वर्ट होती है वो ऊपर आती है। वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए स्टॉक को भी मैंने नीचे लिख दिया। जो चीज़ें जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी उसको मैं नीचे लिखूंगा, एसेट साइड में ही लिखूंगा पर नीचे लिखूंगा। कैश तो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो गया, मीन वो तो है ही कैश है, तो वो सबसे नीचे आएगा कैश। कैश कितना मेरे पास देखिएगा, 7,000, 7,000 का कैश है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी। मींस उसका मतलब मैंने आपको बताया कि तुम्हारे बैंक खाते में पैसा है नहीं, फिर भी तुमने चेक काट के दे दिया, तो बैंक तुम्हारे को, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे को लोन दे देता है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मींस तुम्हारे बैंक खाते में पैसा नहीं है, तुमने किसी को 10,000 का चेक काट के दे दिया और वो चेक बाउंस हो जाएगा तो तुम्हारी बेइज्जती बड़ी होगी, तो बैंक तुम्हारी इज्जत रखने के लिए तुम्हारे को लोन दे देता है, और ताकि तुम्हारा नाम ना डूबे समाज में, उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने 12,000 लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने 12,000 लाइबिलिटीज़ में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स, क्रेडिटर्स हमारी होती लाइबिलिटी। डेटर्स जिनसे हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसा देना है। डेटर्स हम मीन्स डेबिट बैलेंस होगा, एसेट है तो मीन्स 19,000 लिखेंगे डेटर्स में, और क्रेडिटर्स में कितना लिखेंगे हम, लाइबिलिटीज़ है तो लाइबिलिटी में कितना लिखेंगे, 12,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, और लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास, 12,000। अच्छा, अगला पॉइंट है कैरेज एंड कार्टेज। कैरेज एंड कार्टेज का मतलब रेड़े वाला खर्चा। रेड़े वाला खर्चा मीन्स रेड़ा फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो कैरेज इनवर्ड है। मीन्स रेड़ा फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, रॉ मटेरियल आएगा तभी प्रोडक्शन शुरू होगी, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होना था, क्योंकि सामान बन चुका है, वो बिकने के लिए बाहर जा रहा था। मीन्स जो सेल वाले एक्सपेंसेस होते हैं उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जो प्रोडक्शन वाले एक्सपेंस होते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो कैरेज हमारा मीन्स रेड़ा, रेड़ा कुछ नहीं लिखा तो मीन्स कैरेज इनवर्ड है, रेड़ा फैक्ट्री के अंदर आ रहा है। रेड़ा फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, रॉ मटेरियल लेके आ रहा है मीन्स प्रोडक्शन चलेगी, मीन्स कैरेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं एकदम सीक्वेंस वाइज तुम्हारे को बता रहा हूँ, कैरेज एंड कार्टेज। कैरेज एंड कार्टेज कितना हमारे पास क्वेश्चन में देखिएगा, 3,000। फ्रेट मीन्स मालगाड़ी का किराया, गुड्स ट्रेन का किराया मीन्स, या फिर शिप में किराया, प्लेन में किराया, जो सा किराया जब हम सामान भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सामान का किराया इज कॉल्ड फ्रेट। आपको बोला फ्रेट आउटवर्ड मीन्स तुम्हारी फैक्ट्री से सामान जा रहा है, मीन्स बिकने के लिए जा रहा है, तो वो क्या होगा तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर होता फ्रेट इनवर्ड तो वो क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट इनवर्ड मीन्स तुम्हारी फैक्ट्री में कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है,
तो तुमने उसके लिए जो गुड्स ट्रेन का किराया भरा, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा तभी प्रोडक्शन चलेगी। फ्रेट आउटवर्ड, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर फ्रेट इनवर्ड होता तो डायरेक्ट होता, अगर कुछ भी ना लिखा होता तो भी फ्रेट इनवर्ड ही होता। तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है फ्रेट आउटवर्ड, मीन्स सामान फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, मीन्स बिकने के लिए जा रहा है। सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पढ़े तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ऑफिस को चलाने वाले एक्सपेंसेस, एंड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस मीन्स एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट वाले एक्सपेंसेस, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट वाले एक्सपेंसेस, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये 4 चीज़ों से बना होता है बेसिकली। ये फ्रेट आउटवर्ड हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, सामान जा रहा है, आउट हो रहा है, तभी फ्रेट आउटवर्ड है। अगर सामान इन हो रहा होता, इन कौन सा सामान होता है? रॉ मटेरियल, मीन्स वो प्रोडक्शन एक्सपेंस हो जाना था, फिर वो डायरेक्ट होना था, पर यहाँ पे फ्रेट आउट है, फ्रेट आउटवर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो फ्रेट आउटवर्ड दिया आपको हमारे पास 4000, मैंने 4000 लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपके पास है सैलरीज एंड वेजेस। मीन्स आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज तो परमानेंट स्टाफ की होती है तो वो इनडायरेक्ट होता है, मीन्स जो परमानेंट स्टाफ की होती है वो इनडायरेक्ट होती है। अगर जो वेजेस होती है वो भैयों की होती है, मीन्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। दिहाड़ी वाले लोगों के लिए कौन सा, मीन्स वो जो वेजेस होती है वो डायरेक्ट होती है, क्योंकि दिहाड़ी में हम भैया लगाते हैं जो मशीनें चलाते हैं, मशीनें चलाते हैं मीन्स प्रोडक्शन चलती है, तो वेजेस हमारे डायरेक्ट होते हैं। सैलरीज हमारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। सैलरीज मीन्स परमानेंट स्टाफ, जैसे मैनेजर हो गया, उसको सैलरी नहीं भी देंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा रुक जाएगी। तो बट यहाँ पे सैलरीज वेजेस लिखा है, तो उसको डायरेक्ट मानूँ कि इनडायरेक्ट मानूँ? जो चीज़ पहले लिखी होगी, पहले क्या लिखी है? सैलरीज, तो इसीलिए इसे इनडायरेक्ट मान लिया। अगर लिखा होता वेजेस एंड सैलरीज, मीन्स पहली चीज़ क्या दी हुई थी? वेजेस, फिर क्या हो जाना था? वो डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी चीज़ पहली दी होगी हमने उसको कंसिडर करना है। मीन्स सैलरीज एंड वेजेस में सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है? सैलरीज, तो मैंने सैलरीज एंड वेजेस को इनडायरेक्ट मान लिया। अगर वेजेस एंड सैलरीज बोला होता तो मैं उसे क्या मान लेता? डायरेक्ट। सैलरीज एंड वेजेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कितने हो गए? 6000। स्टेशनरी, अगला आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेशनरी। स्टेशनरी कितनी है हमारे पास? 4000। स्टेशनरी 4000 है, सो स्टेशनरी को मैंने 4000 लिख दिया यहाँ पे। तो उसके बाद स्टेशनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या? तुम्हारे एसेट्स, तो तुमने एसेट्स में लिख दिए। जो एसेट्स जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो नीचे, जैसे डेटर्स जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश तो ऑलरेडी कैश है, मीन्स जो जल्दी में हो जाते हैं उसे नीचे लिखते हैं, जो लेट कैश में कन्वर्ट होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। मीन्स इस प्रोसेस को मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। जो कर्जे हमारे को पहले उतारने होते हैं वो नीचे लिखते हैं, जो कर्जे लेट उतरते हैं उसे ऊपर लिखते हैं। इसे भी मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। अरेंजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी इज कॉल्ड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। सो डेटर्स भी लिख दिया मैंने। अब मैंने रिसेंटली स्टेशनरी लिखा था। स्टेशनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जल्दी तो नहीं कैश में कन्वर्ट होने वाला ना, इसे ऊपर लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, तो एसेट कितना हो गया मेरा? लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे